हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए आपका नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार तैयारी करवा रहे हैं और रेगुलर क्लास लग रही है। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल पर आए हो तो एक बार लाइक करके आ जाएंगे तमाम विद्यार्थी और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि क्लास के अंदर क्या नया रहने वाला है। तो राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की क्लास संस्कृति, राजस्थान का इतिहास वगैरह, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजस्थान करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान जो दैनिक विज्ञान जुड़ी हुई है और कंप्यूटर, इस बेस से आपका मतलब अ पोर्शन 50 नंबर का वो कंप्लीट होने वाला है इसी क्लास के माध्यम से। और रेगुलर एग्जाम तक आप क्लास लेते रहोगे तो आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा भाई इन क्लासों से। तो आपको रेगुलर जुड़ना है और प्रत्येक दिन अपनी तैयारी को और बेहतरीन धार से बहुत ही मजबूती से आपकी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाना है। तो अपन अब देख लेते हैं आपका ये पोर्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है इस प्रकार से आपको डिवाइड है अ भाग के अकॉर्डिंग और ब भाग के अकॉर्डिंग। अ भाग में देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा से संबंधित विरासत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष बल दिया जा रहा है उस पर, मतलब राजस्थान जी के आपका अच्छा खासा पोर्शन आएगा। लगभग 50 नंबर का पोर्शन है ना, तो उसमें 30 नंबर तो आपके पूरे भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के आ जाएंगे। फिर 5 नंबर मान लो कि आपका पॉलिटी का आ जाएगा, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। फिर 5 नंबर मान लो कि कंप्यूटर का आ जाएगा। फिर 5 नंबर मान लो कि दैनिक विज्ञान का आ जाएगा। और 5 नंबर आपके जो आर्थिक समीक्षा रहती है या जो योजनाओं से रिलेटेड रहते हैं और भी सरकार द्वारा जो पशुओं के लिए जो योजनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन बेस के हिसाब से बढ़ेंगे। तो 5 क्वेश्चन वो बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका इस प्रकार से पैटर्न रहने वाला है और 50 क्वेश्चन का जो आपका एकदम कंप्लीट सेशन के माध्यम से रेगुलर क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और रेगुलर क्लास के अंदर जुड़े। और आपको वेटरनरी साइंस पढ़नी है तो उनकी भी क्लास हमारी 4 बजे लग रही है। वो कॉमन क्लास रहती है सभी एग्जामों के लिए, जिसमें पशुपालन आपको पढ़ना है उसके लिए आप पढ़ सकते हो। और पशुपालन की एक कॉमन क्लास लगाते हैं ताकि कोई भी मतलब आराम से जो तैयारी कर रहे हैं वो आराम से पढ़ सके। जैसे कि कोई जेट एग्जाम की तैयारी करना चाहे वो भी पढ़ सकता है, सुपरवाइजर तैयारी करना चाहे वो भी पढ़ सकता है, CUT हो गया और भी तमाम जो पढ़ना चाहे। इस प्रकार से पशुपालन को एक प्रकार से अलग प्रकार से अपने रखा है। तो पशुपालन का वैसे ही आपका पोर्शन बहुत ही मजबूत है लेकिन अ पार्ट आपका कमजोर है, तो उसको करवाने की कोशिश इस बार हमारी है और रेगुलर क्लास रहने वाली इस बार आपको खास तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। ठीक है, तो अपन अब देखो क्या आगे और क्या जानकारी है। एक बार क्या आपने चैनल को सब्सक्राइबर कर दिया क्या? नहीं तो सब्सक्राइबर करके आ जाओ, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट लिख लो क्या कहना चाहते हो और एक अपने प्यारे साथी जो भी है उन भाई साथियों के साथ शेयर कर दो। फिर अपन पढ़ाने की पूरी 100% जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप लो और फिर पढ़ाने में 1% भी कोताही नहीं बरसी जाएगी, मतलब 1 भी % कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बहुत ही शानदार, आज भी बहुत ही मतलब व्यवस्थित तरीके से मैंने प्रश्नों को इस प्रकार से प्रश्नों को लाया गया है। तो आपको मतलब इस प्रकार से क्लास मिलेगी। तो रेगुलर क्लास में इस प्रकार से जुड़ोगे तो आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आज भी कह रहा हूं एग्जाम तक आपने इस क्लासों को देख लिया तो आपका मतलब बेड़ा पार है। और 50 नंबर का पोर्शन जिनका भी क्लियर है उनका पशुधन सहायक जो LSA एग्जाम में लगने का सपना साकार बन जाएगा। ये आपको आज भी मैं वादा करता हूं क्योंकि ये पोर्शन कई बच्चों का कमजोर है। बाकी वेटरनरी साइंस तो बहुत सारा कर सका है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आपने पढ़ रखा है और बहुत ज़्यादा नंबर भी उसके अंदर आपको मिल जाते हैं, मतलब अच्छे खासे। जैसे कि 100 नंबर का पोर्शन है तो लोग 80% से प्लस आप नंबर ला लोगे, लेकिन इसके अंदर नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन में रुकावट हो सकती है। इसलिए इस पोर्शन को कंप्लीट करना बहुत ही अति आवश्यक है। रेगुलर जुड़ोगे तो बहुत सारा फायदा कर लोगे और बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे। तो ठीक है, अपन अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब नो बकवास, सीधे अपने क्वेश्चन पर, कोई फालतू बात नहीं, सीधे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आपको व्यवस्थित तरीके से पूरी क्लास को जबरदस्त ताबड़तोड़ क्लास के अंदर तमाम विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएंगे और अपनी हाजिरी दे देंगे सब्सक्राइबर के साथ और लाइक के साथ। फिर पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप लो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही शानदार कंटेंट है, आप पुरानी क्लास से भी देख सकते हो, उन क्लासों के माध्यम से भी आपको रेगुलर क्लास दी जा रही है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई? हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। इनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 1799 ईस्वी में करवाया था। कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है और ये 5 मंजिला है। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी हवा मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश और 5वीं हवा। इस प्रकार से क्रम भी आपको ध्यान में रख लेना है। पहली हो जाएगी तो पहली कौन सी होगी? ध्यानपूर्वक क्रम से हिसाब से आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर बताओ। पहले से लेकर 5वें तक आपको क्रम ध्यान में रख लेना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, तो आपको क्रम संख्या के अकॉर्डिंग ध्यान में रख लेंगे। अब इसका क्या राइट होगा कि हवा महल की डिजाइन मतलब उसका मेकमा या नक्शा किसने तैयार किया है, ये बताना आपको। ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ता द्वारा। डिजाइन तो लालचंद उस्ता ने तैयार की थी, लेकिन इनका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। बिल्कुल अच्छा सवाल था। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। राम सिंह द्वितीय ने, प्रिंस अल्बर्ट के आने पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, जिसे गेरुआ भी कहा जाता था। और जयपुर का जो नाम किसने दिया था भाई, या जयपुर की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? जयपुर जो स्थापना के समय, तो सवाई जय सिंह ने कब की थी? 18 नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की। बिल्कुल, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आपको अच्छे अच्छे प्रकार से क्वेश्चन, आज थोड़ी थ्योरी भी साथ में लेंगे। बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि आप थ्योरी थोड़ी कम पढ़ाते हो, थ्योरी भी साथ में पढ़ाया करो। तो आज आपको थ्योरी भी साथ साथ में थोड़ी कवर करेंगे, ताकि आपका पूरी क्लास में अच्छा रिवीजन हो। मैं सोचता था कि बच्चों का थोड़ा टाइम मतलब ज़्यादा नहीं लिया जाए और बच्चे आराम से मतलब क्लास को मतलब 1% के हिसाब से या 2% के हिसाब से पूरी क्लास को ख़त्म कर ले। लेकिन बच्चे कहते हैं कि भाई थोड़ी तो बहुत थ्योरी भी आनी चाहिए, ताकि हमारा अच्छा खासा रिवीजन भी होना चाहिए, और रिवीजन के अकॉर्डिंग अपन क्लास में जुड़ सके और रेगुलर पढ़ सके। तो आपको थ्योरी भी साथ में करवाएंगे। उम्मेद भवन कहाँ है? बताओ, जल्दी से देख के बताओ, उम्मेद भवन कहाँ है? राजस्थान में उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर को टिक करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में। जयपुर में कौन से भवन है? आपको पता है ऐसे प्रसिद्ध भवन के नाम जयपुर में? मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो कि जयपुर के जो प्रसिद्ध भवन के नाम से जिन्हें अपन जानते हैं। और उम्मेद भवन जो राजस्थान का ताजमहल भी कहलाता है, मतलब राजस्थान का ताजमहल जो जसवंत थड़ा जोधपुर में और उम्मेद भवन जोधपुर में, ये दोनों अलग है। वैसे उम्मेद भवन तो जोधपुर में है, जो भवन के रूप में बन रखा है, और जो राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंत थड़ा जोधपुर, जिनका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, तो वो अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, कोई दिक्कत नहीं। उम्मेद भवन जोधपुर इसका राइट आंसर कर देंगे भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि राजस्थान में जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न आ गया, मैंने थोड़ा पहले बता दिया आपको, ये प्रश्न अभी आया। देखो, राजस्थान में जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा, तो वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, जो जोधपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, कि सैलियों की बाड़ी का निर्माणकर्ता कौन है भाई? सैलियों की बाड़ी का निर्माणकर्ता कौन है? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय या संग्राम सिंह द्वितीय? बिल्कुल सही पकड़ा, संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय नहीं, सैलियों की बाड़ी जो फतेह सागर झील है जो उदयपुर में उनके किनारे पर बनी हुई सैलियों की बाड़ी है, जो बागवानी के रूप में प्रमुख अलग अलग सैलनियाँ विदेश से लोग भी आते हैं वहाँ घूमने, और उनका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था सैलियों की बाड़ी का। सैलानियों के लिए भाई, सैलानिया भी से बोलते हैं कि विदेश से जो लोग आते हैं ना, उनको ही बोला जाता है भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है भाई? रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में ऐसा कौन सा महल है जो सवाई माधोपुर में दिख रहा है आपको? ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर होगा जोगी महल, सुपारी महल, ये सारे महल कहाँ हैं? रणथंभौर में। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सुपारी महल, जोगी महल, ये तमाम जो महल है रणथंभौर में बने हुए हैं। जोगी महल इसका राइट होगा भाई, ठीक है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि प्रसिद्ध स्मारक सुनरी कोटी का संबंध किस जिले से? सुनरी कोटी का संबंध किस जिले से भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो सुनरी कोटी तो टोंक जिले में भाई। कहाँ पर है? टोंक जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में सुनरी कोटी। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और झालावाड़ में प्रमुख 2 मेले भरते हैं, झालरापाटन झालावाड़ जो गोमती सागर पशु मेला और
चंद्रभागा पशु मेला जो जालरापाटन झालावाड़ में मालवी गाय के लिए बढ़ता है, आपके पशुधन सहायक के हिसाब से ये मेलों का सवाल भी आ सकता है, इसलिए मेले भी पढ़ लेना, आराम से तिथि सहित पढ़ लेना। तिथि कई बार कंफ्यूज कर लेती है, लेकिन जिले तो आप याद रख लोगे, लेकिन तिथि भूल जाओगे। तो तिथि आप एक बार सब मेलों की तिथियाँ याद करके जाना, तो आपको एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी का रंग महल है, उनका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 17 साल नहीं करवाया था। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? 17 साल ने करवाया था। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि बसड़ावतों, रामपुरिया, गुलेचरा और सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, कहाँ पर होगी भाई? ये सभी हवेलियां किस जिले में हैं भाई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग और आजकल जो प्रश्नों का जो ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से मैंने प्रश्नों को मतलब मैनेज किया है और उस प्रकार से लाने की कोशिश की है ताकि आपको और ज़्यादा फायदा हो। तो बीकानेर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। ये सारी हवेलियां बीकानेर में। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि पंचारी की हवेली कहां पर स्थित है भाई? पंचारी की हवेली कहां पर स्थित है भाई? पंचारी की हवेली कहां पर स्थित है? तो श्री माधोपुर, श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है। ये किस जिले में पड़ता है? सीकर या चूरू में? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, श्री माधोपुर कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो ये श्री माधोपुर में हो जाएगी पंसारी की हवेली। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था भाई? निर्माण किसने करवाया था? ये हवेली तो आपको पता होगा भाई, ये हवेली तो भाई जैसलमेर में है। पटुआ की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये सभी हवेलियां जैसलमेर में है, लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। गुमान चंद ने निर्माण करवाया था पटुआ की हवेली का निर्माण। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास, बहुत ही खास कि जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? कोटा, सीकर, दौसा या बीकानेर? तो जालिम सिंह की हवेली हो जाएगी, कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में। बिल्कुल, जालिम सिंह की हवेली कोटा। अच्छा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आराम से सर पढ़ रहे हैं, कोई हमारे को दिक्कत हो ही नहीं रही है भाई। कि राजस्थान में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण में पोदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? पोदार की हवेली, राजस्थान में पोदार की हवेली पर्यटक स्थलों के रूप में आकर्षण का केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है? स्थान सहित जिले का नाम बता दो मेरे को। तो 12वें का क्या राइट बैठ रहा है? 12वें का क्या राइट बैठ रहा है? जल्दी से देख के बताओ। तो नवलगढ़, नवलगढ़ में हो जाएगी भाई। नवलगढ़ में पोदार की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़। बिल्कुल अच्छा सवाल था। मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से जिले का नाम बताओ, किन किन को आ रहा है कि नवलगढ़ कहाँ पर स्थित है? जल्दी से देख के बताओ। मैं बताऊंगा तो आप कहाँ से सीखोगे? आप कहाँ से सीखोगे? थोड़ा बात तो आपको भी आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है भाई। हमारे तो काम है भाई केवल पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बता दो भाई। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये हो जाएगा भाई सुजानगढ़। सुजानगढ़ शुरू में, बिल्कुल है, सुजानगढ़ शुरू में है भाई। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान के सुजानगढ़ शुरू जिले में है। बिल्कुल अच्छा सवाल था। कई बार हम भी बता देंगे, लेकिन कई बार आपको बताना होगा। पता लगता है कि आपकी कैसी तैयारी है, इस प्रकार से भाई तभी पूछते हैं कि भाई इनका आप जिला बता दो। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि कौन कौन बच्चा सही बताता है, गलत बताता है, वो हमारे को पता लगता है। बस यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ पर स्थित है भाई? नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई। खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां बतानी होगी आपको।
पटवा की हवेली आपने बता दी, सालिम सिंह की आपको पता थी, तो नथमल की हवेली भाई जैसलमेर में होगी। पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सभी हवेलियाँ जैसलमेर ज़िले में। और जैसलमेर हवेली जो पटवा की हवेली है उसके अंदर उनका निर्माण किसने करवाया था भाई? तो गुमान चंद, अभी मैंने करवाया था ना, तो ये ध्यान में रख लेंगे। अच्छे क्वेश्चन थे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो रेगुलर जुड़ा करो और प्रत्येक दिन पढ़ो भाई आराम से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? महाराणा प्रताप की छतरी, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन। महाराणा प्रताप नाम सुनते ही एक अलग से खून उठता है शरीर के अंदर से भाई, कि बहुत ही मतलब बहुत ही शासक, वो प्रतापी शासक थे महाराणा प्रताप राजस्थान के अंदर। तो मांडोली हो जाएगा, मांडोली जो सलूम्बर जिले में है, वर्तमान में सलूम्बर जिला बन गया, तो सलूम्बर जिले में हो जाएगी मांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ, मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। क्या मैं बता दूं क्या, या कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 मई 1540 में तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 19 जनवरी 1597 में उनका निधन हो गया भाई। अच्छा सवाल, 57 साल उनकी कुल उम्र थी और अच्छा खासा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में भाई 84 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी कहाँ है भाई? ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। राजस्थान में 80 खंभों की छतरी कहाँ है और 12 खंभों की छतरी किसकी थी? अलग अलग खंभों की छतरी आपको आने चाहिए भाई, क्योंकि छतरियों, हवेलियाँ या स्थापत्य कला से आपके 3 या 4 सवाल बन जाते हैं। बाकी टॉपिक से बने या न बने, लेकिन स्थापत्य कला राजस्थान में मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बन जाते हैं, जो स्थापत्य कला का है। तो इसको तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बिल्कुल शानदार पढ़ लेना है। इसलिए आज भी हमने भी क्वेश्चन इस प्रकार से लाने की कोशिश की ताकि आपको ये टॉपिक आपका कवर हो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो पहले तो, 16वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। तो राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनाई थी जो 84 खंभों की छतरी, बूंदी में इनका निर्माण करवाया था, तो राव राजा अनिरुद्ध सिंह। बिल्कुल सही बता रहे हो, तमाम बच्चे सही बता रहे हैं। मेरे को लग जाता है कि भाई कौन कौन सही बताता है, कौन कौन गलत बताता है। कमेंट भी करते हो ना, मेरे को पता लग जाता भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही खास सवाल कि सारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? सारबाग की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? 7वें का राइट आंसर मारो टिक। तो सारबाग की छतरी कोटा में। और बड़ा बाग पूछ लेता तो जैसलमेर हो जाता। बिल्कुल सिंपल है, सारबाग कोटा, बड़ा बाग जैसलमेर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास है। राजा मालदेव की छतरी राज्य के किस शहर में? मालदेव की छतरी राजस्थान में किस शहर में है? शहर का नाम बता दो भाई। राव राजा मालदेव। वैसे आपको पता होगा कि मालदेव कहाँ का शासक था, तो जोधपुर का शासक था, तो जोधपुर शहर में ही होगी। तो बिल्कुल जोधपुर को ही राइट बताना भाई। गलत कौन बताता है? ऐसे सवाल को गलत कौन बताता है? केवल दिमाग को घुमाने वाले सवाल होते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते हैं। केवल आपको सोचने की क्षमता आनी चाहिए, बस आप प्रश्न को आराम से पढ़ के राइट को कर दोगे। केवल पढ़ दी आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा भाई, ये तो भाई मालदेव तो जोधपुर का शासक था, तो जोधपुर शहर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे करके ध्यान में देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि राजस्थान में सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? आपको ये तो पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर जिले में है, लेकिन उनका नाम क्या है भाई? नाम बताना भाई। जोधपुर में है बावड़ी, तो उनका नाम भी बता दो भाई। क्या रानी जी की बावड़ी, क्या नौलखा की बावड़ी, क्या चांद बावड़ी, क्या या दूध बावड़ी? बिल्कुल सही पकड़े भाई, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है वो जोधपुर में ही है, जो सबसे बड़ी बावड़ी है, और जो जोधपुर जिले में सबसे बड़ी बावड़ी है जो राजस्थान में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है भाई? बूंदी में। नौलखा की बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। दूध बावड़ी कहाँ है? दूध बावड़ी हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी भाई? सिरोही में हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे सवाल थे, बिल्कुल। और आबानेरी कहाँ है? तो आबानेरी दौसा में। बिल्कुल, ये देखो अगला क्वेश्चन ही आ गया, आबानेरी बावड़ी। ये भी बहुत ही, देखो हमारे को बताने से पहले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्या पता कि हम ऐसे प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि उस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आबानेरी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में?
ये तो अभी बताया। चलो कोई नहीं, दौसा जिला राइट आंसर हो जाएगा भाई। दौसा जिला में राजस्थान में आबानेरी की बावड़ी है। इनका निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। निर्माण पूछ सकते हैं भाई। आबानेरी की बावड़ी का निर्माण एग्जाम के अंदर सवाल आ सकता है, क्योंकि ये भाई अच्छी प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इन बावड़ी के हिसाब से। तो आप इसका एक बार जिनका निर्माण किसने करवाया था ये कमेंट सेक्शन के मेरे को माध्यम से आप बता देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास। क्या बताया जा रहा है कि बाकिया, सिंगी, टोटा, लोक वाद्यंत्र किस परंपरा से संबंधित है, मतलब कौन सा वाद्यंत्र से संबंधित है। बाकिया है, सिंगी है, टोटा है, ऐसे लोक वाद्यंत्र किस कौन से वाद्यंत्र से हैं। सुशीर, तत्त, गण या ये सभी। सही बताओगे भाई। सिंगी, बाकिया। बाकिया का मतलब ऐसे ही लग रहा है कि बाकिया मतलब मुख से बजने वाला है, जो अपने मुख होता है उनसे बजने वाला है। तो सुशीर वाद्यंत्र होगा, जो सुशीर वाद्यंत्र, यही इसका राइट हो जाएगा भाई। सुशीर वाद्यंत्र को राइट मारो भाई। तो बाकिया, सिंगी और टोटा वाद्यंत्र जो सुशीर वाद्यंत्र द्वारा बजाए जाने वाले वाद्यंत्र है। बिल्कुल अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। वाद्ययंत्र से भी आपका सवाल अच्छा खासा बनता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में राज्य की आत्मा जिसे नर्तकियों का सिरमौर भी किसे कहा जाता है भाई। राजस्थान की आत्मा या नर्तकियों का सिरमौर। राजस्थान की आत्मा या नर्तकियों का सिरमौर किसे कहा जाएगा। इंडोरी, तेराताली, भवई या घूमर। बिल्कुल सही पकड़े भाई, घूमर को कहा जाएगा। नर्तकियों की आत्मा या राजस्थान की आत्मा या नर्तकियों का सिरमौर। बिल्कुल अच्छा सवाल। राजस्थान का राज्य नृत्य भी घूमर है भाई, ये भी ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है भाई। तो जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो कि सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो गीदड़ नृत्य, शेखावटी, बिल्कुल राइट है। गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप नृत्य, ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाते हैं। डांडिया मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर के आसपास या इस आसपास के इलाकों में किए जाने वाला नृत्य है डांडिया, मारवाड़ में, बिल्कुल राइट है। ढोल नृत्य, जालोर, जयनारायण व्यास ने इनको प्रसिद्धि ले दी थी। और बम रसिया, ये गलत है भाई। बम रसिया से बीकानेर नहीं करते, बम रसिया से करेंगे भरतपुर, अलवर। ये बम मतलब एक नगाड़े रहते हैं बड़े बड़े, उन नगाड़ों के द्वारा जो फसल काटते समय उनके बड़े बड़े नगाड़ों को जोर जोर से बजाया जाता है और बम रसिया के नाम से वो नृत्य किया जाता है। और नृत्य कोई जो भरतपुर और धौलपुर में किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए इसको ही गलत मारो। हाले बीकानेर को गलत मान लो, बाकी तो सही है भाई, यही गलत है, ठीक है। बाकी तीनों सही है, गलत को ही पकड़ना था, पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन है भाई। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता भाई। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। विवाह के और शादी में किए जाने वाला नृत्य। भील भी शादी में ऐसे नृत्य को करते हैं, कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा किया जाता है। क्या राइट होगा भाई, राइट आंसर मारो, राइट आंसर टिक मारो, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तो हाथी मन्ना, बिल्कुल हाथी मन्ना किया जाता है, जो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। आपको थोड़ा बहुत समय दिया जा रहा है, मतलब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है, तभी मैं आपको थोड़ा बहुत समय देता हूं, नहीं तो क्लास को और भी तेज़ी से बढ़ा सकता हूं। और आपके हाथ में तो तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है, क्या तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको स्पीड बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से धीरे धीरे क्लास को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, तब जाके आपको क्लास आराम से समझ में आएगी और एक बार में ही आपका रिविजन हो जाएगा और अच्छे खासे सवाल दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप आराम से पढ़ो। स्पीड बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है तो भाई आराम से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है भाई, क्योंकि अपन अपनी नौकरी के लिए पढ़ते हैं, न कि मतलब किसी और के लिए पढ़ते हैं भाई। अपन अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है भाई, मेहनती बनना है, ईमानदारी बनना है, और ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो रिजल्ट भी उस प्रकार से आपका आएगा। तो ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो ग्रासियों द्वारा किया जाता है, ऐसे कौन सा वाद्य यंत्र है जिनमें भाई नृत्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग उन नृत्य में किया ही नहीं जाता। ऐसा कौन सा नृत्य है, नृत्य का ही नाम बताना है तो आपको बता दो जल्दी से। शंकरिया, बागड़िया, वालर या गुडला। बिल्कुल सही पकड़े, वालर।
वालर में किसी भी प्रकार से कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य हैं, ग्रासीय द्वारा किया जाने वाला नृत्य हैं। और मुख्यतः ग्रासीय जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? क्या जल्दी से देख के बताएंगे। क्या आपको पता है क्या? सिरोही जिले में मुख्यतः ग्रासीय जनजाति जो माउंट आबू सिरोही के आसपास नक्की जिले में ये अस्थियां भी सर्जित करते हैं और सिरोही जिले में ग्रासीय जनजाति बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद उपबंध के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद है उसके अंदर उपबंध के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में के लिए राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के अंदर कहता है भाई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में कह रहा भाई? तो राइट आंसर टिक मार लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 6 का हो जाएगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो जाएगा, एक राज्यपाल होना आवश्यक है प्रत्येक राज्य के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलिटी के सवाल भी आपके आएंगे भाई, तो पॉलिटी को हल्के में मत लेना क्योंकि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अनुमान है कि 5 क्वेश्चन से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आपको आने की संभावना होगी। जिस प्रकार से मैंने डिवाइड किया है प्रश्नों को, इस प्रकार से मेंटेन किया है, मतलब इस प्रकार से सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी जो सब्जेक्ट दे रखी है उसके हिसाब से मेंटेन किया है। और जिसमें आपके सिलेबस में लिख रखा है कि राजस्थान पर विशेष बल दिया जाएगा, मतलब राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ पॉलिटी भी मिलेगी, दैनिक विज्ञान के भी 5 से क्वेश्चन मिलेंगे, 5 से कंप्यूटर के मिल जाएंगे और 5 से करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। इस प्रकार के आपको मतलब पूरा सिलेबस 50 नंबर का मेंटेन करेंगे भाई। तो इस बार थोड़ा सिलेबस अलग है, तो ध्यानपूर्वक ये भी सवाल करना। ऐसे नहीं है कि पॉलिटी को छोड़ दो। 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। आजकल एक क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब वो एग्जाम के अंदर कई बार कई बच्चों से पीछे छोड़ देता है। तो हर एक पर्सन आपके लिए बहुत ही बेहतर होना चाहिए, मतलब उनके लिए मतलब आपको मेहनत करनी चाहिए, एक पर्सन के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। तो राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है, मतलब कितने लिए टाइम तक रहता है या किसके कहने पर रहता है, वो बताना है। राज्यपाल पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यटन तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर, जो राष्ट्रपति जब कहेगा वहां तक वो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। तो इसका 7वें का सी राइट होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर ही जो राज्यपाल अपने पद पर सर्जित रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन कि किसके हटाने के लिए महाभियोग द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता, मतलब किसे हटाने के लिए महाभियोग जो होता है उसे नहीं लगाया जाता? राष्ट्रपति, नियंत्रण एवं महालेखा निरीक्षक, राज्यपाल या ये सभी? तो राज्यपाल इसका राइट होगा भाई, राज्यपाल होगा भाई। किसके हटाने के महाभियोग द्वारा नहीं लगाया जाता? तो राज्यपाल द्वारा, ये राइट होगा भाई। कोई राइट आंसर बारो भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अभी तक तो पीछे कंप्यूटर आना बाकी है, साइंस आनी बाकी है, तो आप आराम से प्रश्न को पढ़ो, धीरे धीरे पूरी क्लास आराम से खत्म कर लेंगे भाई। आराम से पढ़ो। संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री होता है भाई। 16(1) के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री होता है भाई। निर्वासित होता है क्या, मनोनीत होता है क्या, चयनित होता है क्या, या नियुक्त किया जाता है भाई? संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16(1) में राजस्थान के मुख्यमंत्री होता है भाई। क्या राइट होगा? 90 का राइट आंसर बताना भाई। तो 90 का राइट हो जाएगा भाई, नियुक्त किया जाता है भाई। मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है कि राज्य में संसदीय सचिव के किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, मतलब प्रतिज्ञान करता है या शपथ लेता है किसके संसदीय सचिव के समक्ष? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, या मुख्यमंत्री या राज्यपाल? 10वें का राइट आंसर बताओ।
तो मुख्यमंत्री राज्य के संसदीय सचिव रहता है, जो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान देता है। मतलब मुख्यमंत्री उनको शपथ दिलाता है, मुख्यमंत्री हटा सकता है, मतलब संसदीय जो सचिव रहता है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही खास क्वेश्चन, जबरदस्त। राजस्थान की पॉलिटी से भी अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? राजस्थान विधानसभा की बतानी है आपको। प्रथम राज्यपाल कौन थी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? ये सवाल आपके बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। तो 11th का क्या राइट बैठ रहा है, क्या जल्दी से देख के राइट आंसर मारो। तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह ही राइट होगा भाई, क्योंकि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की प्रथम अध्यक्ष पूछी है, न कि राज्यपाल पूछी है। राज्यपाल पूछती तो कौन होता, राज्यपाल कौन थी? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल कौन थी और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन राइट बताता है पता लगता है, आपके सवाल आने की संभावना रहेगी। ऐसी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपका इस प्रकार से राजस्थान जीके से पॉलिटी को केवल नॉर्मल पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड और डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे भाई। राजस्थान के प्रथम महिला कौन जिन्होंने राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल थी जो पहली महिला मंत्रिमंडल में थी, पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई। कौन जो राजस्थान के विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे विधानसभा में? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो लक्ष्मण सिंह हैं जो राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ो और आराम से राइट आंसर बता सकते हो। तो राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं भाई? जल्दी से देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो, 100 का राइट आंसर बता सकते हो। तो 15% हो सकते हैं अधिकतम से अधिकतम प्रतिशत में सदस्य। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। ये तो प्रश्न 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन इतनी बार तो भाई मैंने भी देख रखा है कि इतने एग्जामों में आ चुका है भाई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में जिन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक करेंगे। 15वें का राइट आंसर बता दो। तो महात्मा गांधी ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? 15वें का क्या राइट होगा भाई? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर मारो। राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही होगा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर का। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से देख के राइट आंसर मारो टिक। तो MS स्वामीनाथन। भारत के अंदर पूछे तो MS स्वामीनाथन, और विश्व के अंदर पूछते तो नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, और भारत में MS स्वामीनाथन। और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे भाई। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन उनके जनक थे जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सुमिलित करने का जो कौन सा नहीं है जो वो बताना। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है, बिल्कुल गेहूं से है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से बिल्कुल है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से बिल्कुल है। नीली क्रांति का संबंध अंडे से नहीं, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन। तो अंडे के लिए कौन सा जो क्रांति का संबंध है, अंडे के लिए मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। नीली क्रांति का संबंध तो मछली उत्पादन से भाई, पिसी कल्चर नीली क्रांति। श्वेत क्रांति
दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन या सरसों उत्पादन, और हरित क्रांति गेहूं उत्पादन। बिल्कुल इसका घ गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों सही थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फल उत्पादन, एपीकल्चर अंगूर उत्पादन। तो सेरीकल्चर क्या होगा? रेशम कीट पालन, बिल्कुल सही। पिसीकल्चर अभी मैंने बताया, नीली क्रांति मत्स्य पालन, बिल्कुल राइट होगा। हॉर्टिकल्चर फल उत्पादन, बिल्कुल राइट होगा। लेकिन एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होगा, ये गलत है भाई, ये गलत होगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसका डी होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया भाई, तो जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो कि रबी की फसल है भाई। रबी की फसल कौन कौन सी है जो रबी की है? रबी, खरीफ और जायद, तीन प्रकार की जो फसलों में अलग अलग रहते हैं ऋतुओं के हिसाब से। तो रबी में, खरीफ में और जायद में, तो आपको रबी की बतानी होगी। तो रबी की कौन कौन सी हो जाएगी? तो चना है क्या? धान है? नहीं है, धान नहीं है बिल्कुल। मक्का, धान ये नहीं है। गेहूं, मक्का ये भी नहीं है। चना, गेहूं और सरसों, बिल्कुल ये ग राइट बैठ रहा है। ग एकदम राइट बैठ रहा है, क्योंकि चना भी है, गेहूं भी है और सरसों भी है। तो बिल्कुल ग को राइट आंसर मारो टिक। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किन्हें जाना जाता है? गोल्डन फाइबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, जूट को ही कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ठीक है, बहुत ही शानदार। और तो कपास को क्या कहा जाएगा? कपास को क्या कहा जाएगा भाई? मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे क्या? ठीक है, बता देना, कोई नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कि कपास को क्या कहा जाएगा। अब आ गई आपकी भाई साइंस। साइंस के भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लाने की कोशिश की है और बहुत ही शानदार कंटेंट के माध्यम से क्वेश्चन लाए हैं। और रेगुलर अपन इस प्रकार से क्लास को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आपको एग्जाम तक बहुत सारा फायदा हो सके और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से आप पढ़ सको। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त स्राव रोग जो होता है वो किसकी विटामिन की कमी से होता है भाई? रक्त स्राव रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई, विटामिन B2, के और या ए? जल्दी से देखिए राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर क्या बैठ रहा है? तो विटामिन के, फ्लोइक्विनोल, जो रक्त स्राव के रोग के लिए प्रमुख जो विटामिन रहता है, तो विटामिन के। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कि पेनिसिलियम का स्रोत है, मतलब पेनिसिलियम क्या है भाई? कवक है क्या? विषाणु है क्या? शैवाल है क्या? वायरस है क्या है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो पेनिसिलियम एक क्या है? कवक है। बिल्कुल बिल्कुल कवक है ये। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। बासमती किस्म किसकी है भाई? ये भी बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। बासमती किस्म किसकी है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बासमती किसकी हो जाएगी? चावल की होगी भाई, चावल। ओराइजा सेटाइवा जिसे धान बोलते हैं, बासमती किस्म चावल की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिदिन आपके 50 क्वेश्चन रह रहे हैं और 50 क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर क्लास दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम तक बहुत सारा फायदा हो सके। इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें। और जिस भाई ने अभी तक अपने चैनल को भाई सब्सक्राइबर नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइबर कर देना। मैंने क्लास से पहले बोल दिया था, लेकिन कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि सर तो आपको रेगुलर पढ़ा नहीं पाएंगे भाई, या रेगुलर क्लास नहीं लेंगे, या अपन पढ़ेंगे तो ये क्या क्या कंटेंट देंगे। मतलब आपको कंटेंट के माध्यम से मैं बता दूँ तो हकीकत में आपको भाई टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, यूट्यूब पर कम्युनिटी के माध्यम से देख लेना और वीडियो कंटेंट के माध्यम से देख लेना। आपको कंटेंट में कोई 1% भी कमी नहीं आएगी, और कमी होगी वो भी अपन 100% पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ऐसे भी बता सकते हो कि सर आप इस प्रकार से मतलब थोड़ा हमारे को पढ़ाओ, या इस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन करवाओ ताकि हमारे को और ज़्यादा फायदा हो। तो उसमें भी अपन कोशिश कर सकते हैं और वो भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो वो भी मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से तमाम बच्चे बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी अपन जितनी हो सके उतनी कोशिश और करेंगे। जो मतलब हमारे को तो केवल आपको पढ़ाने के लिए मतलब
पूरी 100% लगाना है, मतलब किसी भी प्रकार से आपको पढ़ाना है, मतलब आप जैसा पढ़ना चाहो ऐसे पढ़ाने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल मस्ती से पढ़ो और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़ो और अपने साथियों के साथ और आप खुद एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतनी कोशिश कर लेना हमारे लिए, मतलब एक बार इतना काम कर लेना, फिर अपन को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ लो या हमारे टीम के ऊपर छोड़ लो। आपको पूरी जिम्मेदारी रहेगी, एग्जाम तक बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, आपको वहाँ पर भी नोट्स के माध्यम से और पशुधन सहायक के अभी काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको अच्छे प्रकार से कंटेंट के माध्यम से टेलीग्राम पर भी आपको नोट्स के माध्यम से और भी मतलब बहुत सारी सुविधाएं रहती है, कम्युनिटी रहती है या एग्जाम रिलेटेड अपडेट रहती है, तो और भी बहुत सारी फ़ायदे हैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पर न्यूज़ के रूप में आपको न्यूज़ मिल सकती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब 44वें का राइट आंसर बता दो। तो पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? बिल्कुल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, जैसे कि कीवी हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, पेंगुइन हो गया, ये उड़ नहीं सकते हैं। पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं सकते। तो शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन ये तमाम पक्षी रहते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी अपने कथन कारक के माध्यम से पढ़ा था, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये सवाल वापस आया है भाई कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं भाई? मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे? वहाँ मधुमक्खी पालन का ही गलत बता रखा था और मैंने वहाँ आपको सही कह दिया था भाई कि मधुमक्खी पालन आपको एपीकल्चर हो जाएगा भाई, और सिल्वीकल्चर तो वन संवर्धन या वनों के लिए हो जाएगा। सेरीकल्चर किसके लिए होगा और जलीय संवर्धन किसके लिए होगा? ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे क्या? बिल्कुल बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट राइट बता दो। और अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका कंप्यूटर। 5 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के लिए और 5 ही क्वेश्चन मैंने साइंस के ले लिए, ताकि आपका अच्छे से पोर्शन कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी भी साथ में आई थी और राजस्थान जीके को भी अपन अच्छे तरीके से किया था, मतलब तमाम सब्जेक्ट लाने की कोशिश है और रेगुलर आपको पढ़ाने की कोशिश है। तो भाई रेगुलर जुड़ा करें, ठीक है। DNS का तात्पर्य क्या है भाई? DNS जिसका फुल फॉर्म पूछिए उसका तात्पर्य क्या है, आपको फुल फॉर्म बतानी है भाई। DNS डोमेन नंबर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम, डबल नाम सिस्टम। तो गलत कोई नहीं बताएगा क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम इसका बी राइट होगा भाई। डोमेन नेम सिस्टम आज ही रट लेना। आपका फुल फॉर्म से एक आध क्वेश्चन यदि कंप्यूटर के आते हैं, आने की 100% संभावना तो होगी, क्योंकि आपके सिलेबस में 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो आपको मतलब पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी भी है और पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो रेगुलर जुड़ो और एग्जाम तक जुड़ो, अपन कंप्यूटर को भी अच्छा खासा कर लेंगे। रेगुलर आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या कम्युनिटी के माध्यम से और भी आपको सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे। बुकलेट भी आपको अवेलेबल करवाएंगे फिर थोड़ा बाद में, क्योंकि आप आराम से एग्जाम तक आपको क्वेश्चन थोड़े दे देंगे। तो बुकलेट के माध्यम से भी आपको देने की कोशिश है। बुकलेट हमारी टीम के द्वारा अब तैयार हो रही है, तो बुकलेट के माध्यम से भी आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चनों को दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से भी आपको जुड़ना है और बुकलेट खरीद लोगे तो उसमें आपको कंप्यूटर के बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ वहाँ पर भी आपको मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन देने की कोशिश रहेगी और वही एग्जाम में सपने वाले हैं। तो इस प्रकार से बुकलेट को भी आप एक बार खरीद लेना, वो भी हमारी टीम अभी कोशिश कर रही है। और जब भी मतलब बुकलेट कंप्लीट होती है तब आपको घोषणा कर देंगे और उस समय आपको बुकलेट ले लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको बुकलेट की जानकारी दे दूंगा मैं एक बार। तो इसका राइट हो गया, बी राइट होगा, डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल अच्छा सवाल था, शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन भाई। एक बार केवल आपने आंखों के सामने से निकाल दिए ना ऐसे क्वेश्चन, तो भी आपको फ़ायदा तो हो ही जाएगा भाई। मेरे पढ़ाने से कोई नहीं, एक बार आपने केवल आंखों से पढ़ ही लिए ना कि भाई सर एक बार पढ़ा रहे हैं मेरे को और मैं आराम से एक बार देख लूँ, प्रश्नों को पढ़ लूँ, तो भी आपको फ़ायदा तो खूब सारा हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि प्रश्न भी इस प्रकार से हैं कि कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है भाई। आईसी रहती है, आईसी का क्या अर्थ रहता है? एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ या आंतरिक परिपथ। तो एकीकृत परिपथ। बिल्कुल 47वें का सी राइट होगा भाई, 47वें का सी राइट होगा। अच्छा सवाल है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार कि सीपीयू का क्या तात्पर्य है। आज थोड़ा फुल फॉर्म लाने की कोशिश की है ताकि आपको फुल फॉर्म भी थोड़ी कंप्लीट हो सके और फुल फॉर्म भी आप कंप्यूटर के अंदर जो दे रखी है उसका भी आपको एक आध क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा। तो आप फुल फॉर्म को पूरी एक बार देख लेना, आंखों से आराम से पूरी एक बार रट लेना। जितने भी फुल फॉर्म है इतनी मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि MICR, OCR, CPU, AU वगैरह और भी बहुत सारी खूब सारी है। तो वो आप तमाम एक बार याद कर लेना, ठीक है। तो एक बार याद कर लोगे ना तो फिर एग्जाम के अंदर सवाल एक बार भी आ गया ना तो आप वहाँ राइट कर सकते हो, मतलब पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल राइट बता रहे हो, बिल्कुल राइट बता रहे हो, 20 का राइट होगा भाई। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है क्योंकि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू का भाग कौन सा है भाई? सीपीयू का भाग कौन सा है? सीपीयू के अलग अलग पार्ट रहते हैं, उसमें कौन सा सीपीयू का पार्ट है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? बिल्कुल सही पकड़ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट रहता है, वही सीपीयू का भाग रहता है और उसे बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है कि प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ है भाई। बूटिंग का क्या अर्थ है भाई? प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर का पुनः चालू करना, प्रोग्राम का इंस्टॉल करना, स्कैन करना, बंद करना, क्या हो जाएगा भाई? बूटिंग का क्या अर्थ हो गया? तो बूटिंग का अर्थ हो जाएगा कंप्यूटर को पुनः चालू करना। कंप्यूटर को क्या करना? पुनः चालू करना। बिल्कुल 50 का फर्स्ट ही राइट होगा। देखो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ, फिर अपन क्लास की ओर समाप्त कर लेंगे। जानकारी क्या है कि क्वेश्चन और आंसर, मतलब आपको कम्युनिटी के माध्यम से जुड़ना है ना तो अपने यूट्यूब चैनल को आज ही ज्वाइन कर लेना। आपको रेगुलर अच्छे प्रकार से कम्युनिटी के माध्यम से भी सवाल मिलेंगे और यूट्यूब के माध्यम से आपको रेगुलर भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन रेगुलर मिलते हैं। तो महीने के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? मतलब आपको खूब सारा फायदा कंटेंट में, मतलब हर प्रकार से हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करवाना और अच्छे प्रकार से क्वेश्चनों को करवाना ताकि आप एग्जाम तक आराम से अच्छे क्वेश्चनों को कर लो तो आपका फ़ायदा हो जाए। तो ठीक है, और भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलना है, वहाँ पर भी आपको रेगुलर क्विज, डेली क्विज MCQ के माध्यम से देने की कोशिश है। वहाँ पर भी जुड़ सकते हो और वहाँ पर भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर जुड़ जाना। ये एक जानकारी है कि आप भाई कोई कहता है कि हम अभाग तो कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे कि हमारा वो पर्सन है जैसे कि वेटरनरी साइंस है वो हमारे को पढ़ना है और पशुपालन हमारे को पढ़ना है। सर पशुपालन कहाँ से पढ़े? तो पशुपालन के लिए क्या है कि अपन शाम को 4 बजे रेगुलर क्लास दे रहे हैं, जिसमें कॉमन क्लास क्यों रखी है कि पशुधन सहायक भर्ती, ये तो देखो मैंने लिख लिया कि पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसके अलावा जो जेट एग्जाम हो गया, CUT एग्जाम में, BHU एग्जाम, LSA और जो आपका पशुधन सहायक है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कृषि प्रवेशक, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि उसके अंदर भी इन सारे जो मतलब एग्जाम्स कह दो, कॉलेज के एग्जाम या आपकी भर्तियां कह दो, उनके अकॉर्डिंग आपके जुड़े हुए हैं जो पशुपालन का पोर्शन, तो उसके अंदर भी आप आराम से पढ़ सकते हो। इसलिए आपका पशुपालन वहाँ भी दे रखा है। तो इसलिए वो भी बच्चे कहते हैं सर कि हमारे जेट के लिए पशुपालन पढ़ाओ, उनके लिए पढ़ाओ। तो पशुपालन बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहता है और पशुपालन को अपन बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे। इसलिए पशुपालन की क्लास में रेगुलर जुड़ा करें और वहाँ 4 बजे शाम को लग दिए, वहाँ जाकर रेगुलर जुड़ना है और बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है। आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। क्लास में जुड़ने वाले तमाम साथी रेगुलर पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना और पर्सनल मैसेज भी टेलीग्राम के माध्यम से कर लेना, तो आपको जानकारी मैं दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करेंगे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।